हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 की साइंस। और क्लास 8 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था द अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशंस। तो यहाँ पर हम सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशंस के बारे में बात कर रहे थे। तो एक बार देख लेते हैं लास्ट लेक्चर में क्या क्या पढ़ रहे थे हम। ठीक है, चलो लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे। सबसे पहले हमने बात की थी कि मिक्सचर्स क्या होते हैं। ठीक है, इसमें पार्टिकल्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, जहां पर होते हैं वो होते हैं हमारे यूनिफॉर्म मिक्सचर्स, और जहां पर पार्टिकल्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं वो होते हैं हमारे नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर्स। ठीक है, इतना हो गया था। फिर हमने बच्चों बात की थी कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म के कुछ एग्जांपल्स हमने देखे थे। पार्टिकल्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, जैसे सॉल्ट जो है, सॉल्ट के पार्टिकल्स वाटर में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो सॉल्ट क्या हो गया, सॉल्ट हो गया हमारा यूनिफॉर्म। और अगर हम बात करें सैंड और वाटर की, तो सैंड के जो पार्टिकल्स हैं वो वाटर में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं, जिस वजह से जो हमारा सैंड वाटर का जो मिक्सचर है उसे हम क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म। तो अभी हम दोनों को क्या कह रहे हैं, मिक्सचर कह रहे हैं, लेकिन जो यूनिफॉर्म है उसे हम क्या बोल सकते हैं, सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। यानी कि अगर हमारे पास दो तरह के मिक्सचर हैं, एक यूनिफॉर्म है और एक नॉन यूनिफॉर्म है, तो अगर जो नॉन यूनिफॉर्म वाला मिक्सचर है उसको हम सॉल्यूशन नहीं बोल सकते, उसको हम मिक्सचर ही बोलेंगे। लेकिन जो यूनिफॉर्म वाला मिक्सचर है उसको हम सोल्यूशन कह सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो ये होगी बात सॉल्यूशन की। अब स्टार्ट कर लेते हैं। थोड़ा हमने देखा कि सॉल्यूशन किससे मिलकर के बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर के। ठीक है, जैसे हम सॉल्ट वाटर की बात करें तो सॉल्ट और वाटर आप कैसे पहचानेगा कौन सा सॉल्यूट है कौन सा सॉल्वेंट है। तो देखो, जो ज्यादा मात्रा में है वो क्या होगा जो ज्यादा मात्रा में है वो होगा हमारा सॉल्वेंट, और जो कम मात्रा में है वो होगा सॉल्यूट। लेकिन यहाँ पर दो अलग अलग केस बनते हैं। दो केस ये हैं कि अगर सॉलिड जो है, सॉलिड और लिक्विड का सॉल्यूशन है अगर, तो सॉलिड क्या होगा, हमेशा सॉल्यूट होगा, और लिक्विड क्या होगा, हमेशा सॉल्वेंट होगा। जैसे नमक और पानी का हम मिक्सचर बनाते हैं या सॉल्यूशन बनाते हैं, तो नमक हमेशा ही क्या होगा, सॉल्यूट होगा, क्योंकि सॉल्यूट कौन होते हैं, जो घुलते हैं, और सॉल्वेंट कौन होते हैं, जो उन्हें घोलते हैं। ठीक है, तो सॉलिड और लिक्विड का अगर मिक्सचर बनेगा या सॉल्यूशन बनेगा तो सॉलिड हमेशा सॉल्यूट होगा। लेकिन लिक्विड लिक्विड का अगर बनेगा तो लिक्विड में जिसकी मात्रा ज्यादा होगी वो होगा हमारा सॉल्वेंट, और जिसकी मात्रा कम होगी वो होगा हमारा सोल्यूट। चलो, फिर हमने एक और चीज डिस्कस की थी कि एयर क्या है, एयर एक गैसियस मिक्सचर है। ठीक है, इतनी सारी चीजों से मिलकर के ये बना हुआ है। फिर हमने नेक्स्ट बात की थी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की। यानी कि एक सॉल्यूशन में जितना हम सॉल्यूट घोल सकते हैं, मान लीजिए एक कोई मिक्सचर है, ठीक है, और वाटर, मान लो हमने वाटर लिया है, और वाटर की कैपेसिटी है केवल 4 चम्मच नमक घोलने की। ठीक है, तो जब तक हम उसमें 3 चम्मच नमक डालते हैं, 4 चम्मच नमक को घोल सकता है। ठीक है, यानी कि जब हम 3 चम्मच नमक डाल रहे हैं, यानी कि अब ये 1 चम्मच और घोल सकता है। तो अभी ये सॉल्यूशन कैसा है, अभी ये अनसैचुरेटेड है। ठीक है, क्योंकि अभी इसमें और सॉल्यूट घोला जा सकता है। यानी कि ऐसा सॉल्यूशन या ऐसा मिक्सचर जिसमें और हम सॉल्यूट डाल सकते हैं और सॉल्यूट उसमें घुल सकता है, उसे कहेंगे अनसैचुरेटेड। लेकिन जब हम उसमें 4 चम्मच नमक डाल देंगे, उसके बाद तो वो और नमक को नहीं घोल पाएगा। उसके बाद जो हम नमक डालेंगे उसमें, है ना, 5वां चम्मच जो हम डालेंगे, वो क्या होगा, उसके बॉटम में जो है इकट्ठा होने लगेगा। क्या होने लगेगा, बॉटम में इकट्ठा होने लगेगा। ठीक है, तो जो बॉटम में इकट्ठा होने लगेगा यानी कि वो अब और डिसॉल्व नहीं हो सकता। यानी कि जो सॉल्यूशन है अब क्या बन चुका है, सैचुरेटेड बन चुका है, कि अब इसमें और अधिक सॉल्यूट की मात्रा नहीं घोली जा सकती। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं कि ऐसे सॉल्यूशन जिसमें और सॉल्यूट डाला जा सकता है उसे कहेंगे अनसैचुरेटेड, और ऐसे सॉल्यूशन जिसमें और सॉल्यूट नहीं डाला जा सकता उसे कहेंगे सैचुरेटेड। ठीक है, फिर सॉल्यूशन दो तरह के होते हैं, एक कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब है कि जिसमें सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा होती है, और डाइल्यूट सॉल्यूशन यानी कि सॉल्यूट की मात्रा कम होती है। ठीक है, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट। और ये कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट एक दूसरे के रिलेटिव टर्म्स है। रिलेटिव टर्म्स इन द सेंस, अगर मान लो हमने यहाँ पर कहा कि 15 ग्राम है और 18 ग्राम है, तो 18 ग्राम जब होगा तब ये क्या हो जाएगा हमारा कंसंट्रेटेड, और 15 ग्राम में क्या है, डाइल्यूटेड। अब हम बोल रहे हैं 15 ग्राम है, 18 ग्राम है और 25 ग्राम है, तो 25 ग्राम में हो जाएगा कंसंट्रेटेड, 18 और 15 दोनों में क्या हो जाएगा, डाइल्यूट। ठीक है, तो ये रिलेटिव टर्म्स है। ठीक है, हाँ, हम ऐसे नहीं बोल सकते कि पर्टिकुलर इतने में जा करके ये कंसंट्रेट होगा,
नहीं, ठीक है, रिलेटिव टर्म्स है दोनों। ये हो गई अगली बात। अब जैसे आपने कंसंट्रेटेड कोई सॉल्यूशन देखा होगा, जैसे आप उत्तराखंड में हैं तो आप बुरांस का जूस देखते हैं, तो हमें जो मार्केट में मिलता है बड़े बड़े बॉटल्स होते हैं, तो उसमें क्या होता है, बुरांस का जो जूस होता है वो काफी कंसंट्रेटेड होता है। तो जब हम वो जूस डालते हैं तो थोड़ा सा जूस डालते हैं और फिर उसके ऊपर हम पानी डाल देते हैं, ठीक है, तब जा करके वो तभी भी वो बहुत ज्यादा मीठा होता है। तो वो जो सॉल्यूशन हमें किस में मिल रहा है, वो जो मिक्सचर, वो जो जूस जो है हमें उस कंटेनर में मिल रहा है, वो क्या है, उसका कंसंट्रेटेड है। कैसा है, कंसंट्रेटेड, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जब उस कंसंट्रेटेड वो जो जूस है उसे थोड़ा सा हम अपने टम्बलर में डालते हैं या गिलास में डालते हैं, फिर उसके बाद हम उसमें और पानी डालते हैं। पानी डाल करके फिर वो जूस तैयार होता है, बुरांस का जूस या जिस भी चीज का हम जूस पीते हैं। इस तरीके से स्क्वैश होते हैं ये। तो ये कैसे हैं, कंसंट्रेटेड, और पानी डाल करके क्या कर सकते हैं, हम इसे डाइल्यूट कर सकते हैं। तो क्या हम किसी को भी डाइल्यूट कर सकते हैं, हाँ, अगर कोई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है तो हम इसे उसमें वाटर डाल करके, ठीक है, सॉल्वेंट डाल करके उसको डाइल्यूट कर सकते हैं। यानी कि डाइल्यूट करने का मतलब क्या है कि सॉल्यूट की अमाउंट कम नहीं करनी, उसमें और पानी डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, अपने आप ही वो डाइल्यूट हो जाएगा। ठीक है, सॉल्यूट की अमाउंट तो कम नहीं होगी ना, उसमें सॉल्यूट तो जितना है उतना ही रहेगा। बस ये हो सकता है कि हम निकाल करके छोटे छोटे उसमें डाल करके जो है उसको डाइल्यूट बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम चैप्टर की बात कर रहे थे। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ लिया वो तो हमने रिवाइज कर ही लिया, एक बार यहाँ से देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर के बारे में बात की। यूनिफॉर्म मिक्सचर जहाँ पर पार्टिकल्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, जैसे हमें 9.1 में दिख रहा है, और नॉन यूनिफॉर्म जैसे कि हमें 9.2 में दिख रहा है, जहाँ पर पार्टिकल्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते। फिर हमने सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बारे में बात की। सॉल्यूट जिन्हें हमें घोलना है, सॉल्वेंट जो घोलेगा, ठीक है, इस तरीके से। यह सॉल्यूट जिसकी मात्रा कम है और सॉल्वेंट जिसकी मात्रा ज्यादा है। डिपेंड करता है अगर लिक्विड लिक्विड का सॉल्यूशन है या सॉलिड लिक्विड का सॉल्यूशन है। क्लियर है। क्या गैस और गैस का सॉल्यूशन भी होता है, हाँ, तो वो है एयर। एयर क्या हुआ, एक गैसियस मिक्सचर, यानी कि गैस और गैस का ही एक सॉल्यूशन है। चलो, फिर जैसे हमने शुगर सिरप की यहाँ पर बात की थी, तो यहाँ पर क्या है, शुगर जो है वो क्या है, हम ज्यादा मात्रा में शुगर लेते हैं और पानी को कम मात्रा में लेते हैं। तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि पानी यहाँ पर अभी भी सॉल्वेंट है क्योंकि पानी घोल रहा है। नहीं, शुगर क्या है हमारे पास, शुगर अभी भी सॉल्यूट ही है और पानी क्या है, सॉल्वेंट ही है। तो ऐसा नहीं बोलेंगे हम कि पानी कम मात्रा में यहाँ पर है तो पानी क्या है, सॉल्यूट है। नहीं, पानी सॉल्यूट नहीं होगा। सॉल्यूट तो वो होगा ना जो घुल रहा है, जैसे यहाँ पे चीनी घुल रही है तो वो सॉल्यूट है। पानी तो उसे घोलेगा, अब पानी कम हो ज्यादा हो, पानी का काम है घोलना, पानी उसे घोलेगा। इस वजह से पानी क्या है, सॉल्वेंट रहेगा यहाँ पर, ठीक है, इस केस में। चलो, फिर हमने एक एक्टिविटी यहाँ पर देखी थी। एक्टिविटी में भी सेम चीज हमने यहाँ पे दो टर्म सीखे थे, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और अधिक हम सॉल्यूट डाल सकते हैं और अधिक सॉल्यूट इसमें डिसॉल्व हो सकता है, उसे कहेंगे अनसैचुरेटेड। जैसे कि हमें फिगर 9.5 में दिख रहा है। तो ये जो सॉल्यूशन, ये जो है, ये कैसा है, ये सॉल्यूशन कैसा है, अनसैचुरेटेड, क्योंकि इसमें अभी और अधिक सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है। लेकिन जब हम बात करते हैं फिगर 9.6 की, तो ये कैसा है, सैचुरेटेड, क्योंकि इसमें अब और अधिक सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हाउ डज टेम्परेचर अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट। अच्छा, इससे पहले कंसंट्रेटेड और कंसंट्रेशन और डाइल्यूट टर्म हमने यहाँ पर देख लिया था। कंसंट्रेशन क्या है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा है, और डाइल्यूट सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की मात्रा कम है। और ये टर्म्स कैसे, रिलेटिव टर्म्स है। ठीक है, कैसे टर्म्स है, रिलेटिव टर्म्स है एक दूसरे का। चलो, चलो, तो जितना सॉल्यूट है, जैसे हमने कहा कि मान लो ये कितना है, ये हमारे पास है 50 ml वाटर, और इसमें जो सॉल्ट हमें डालना है वो कितना है, कितना सॉल्ट डिसॉल्व हो सकता है इसमें, 10 ग्राम। 10 ग्राम सॉल्ट इसमें डिसॉल्व हो सकता है, मान लो ऐसा बस। ठीक है, 10 ग्राम सॉल्ट ही इसमें डिसॉल्व हो सकता है। तो ये क्या है, इसकी सॉल्युबिलिटी, यानी कि कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, इतना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इतने अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो सकता है। तो इसी को क्या कहेंगे, ये जो सॉल्यूशन बनेगा यही क्या होगी, इसकी सॉल्युबिलिटी।
ठीक है, जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इसमें डिसॉल्व होगा इस सॉल्वेंट में, पर्टिकुलर सॉल्वेंट में, उसको क्या कहा जाएगा, उसकी सॉल्युबिलिटी। देखो, वी कैन से दैट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट डिसॉल्व इन अ फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट। जैसे कि हमने कहा ये क्वांटिटी हमने फिक्स कर दी 50 ml वाटर, 50 ml वाटर में केवल 10 ग्राम सॉल्वेंट सॉल्यूट ही डिसॉल्व हो सकता है, यानी कि जितना मैक्सिमम 10 ग्राम से ज्यादा डिसॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है, जितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है एक एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, उसी को क्या कहा जाएगा, उसकी सॉल्युबिलिटी, यानी कि घुलनशीलता। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट डिसॉल्व इन अ फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ अ सॉल्वेंट इज कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी। उसी को उसकी सॉल्युबिलिटी यानी कि घुलनशीलता कहा जाएगी, कहा जाएगा। ठीक है, जैसे इसकी बात करें तो यहाँ पे 10 ग्राम हो गई ना इसकी सॉल्युबिलिटी। ठीक है, चलो क्लियर है। तो ये तो हमने ऐसे एक अंदाजा ले लिया था, बाकी आप जब क्वेश्चंस करेंगे है ना इनसे रिलेटेड, तो आपको वहां पर जो है वैल्यूज दी रहेंगे मोस्ट ऑफ द केसेस में, तब जा करके आपको सॉल्व करना होगा। चलो अब आगे बात करते हैं, हाउ डज टेम्परेचर अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट। अब जैसे हमने बोला कि ये जो हमने पानी लिया है ना 50 ml, इसमें हमने कहा कि 10 ग्राम नमक ही घुल सकता है। इसके बाद जब हम डालेंगे नमक 10 ग्राम से ज्यादा डालेंगे तो वो घुलेगा नहीं, वो इस तरीके से अनडिजॉल्व सॉल्ट की तरह नीचे पे इकट्ठा होने लग जाएगा उसके बॉटम में। ठीक है, लेकिन क्या कोई तरीका है ऐसा कि जिससे कि हम ये जो इसकी सॉल्युबिलिटी है, इसकी घुलनशीलता है, कि जो केवल 10 ग्राम सॉल्यूट ही घोल रहा है, क्या हम इस 10 ग्राम सॉल्ट को बढ़ा सकते हैं, यानी कि इसकी घुलनशीलता को बढ़ा सकते हैं? क्या कुछ ऐसे फैक्टर हैं? तो हाँ बिल्कुल, टेम्परेचर ऐसा फैक्टर है। इसी को अगर हम हीट करेंगे तो इसमें हम और ज्यादा सॉल्यूट को डिसॉल्व कर पाएंगे, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ती है कुछ केसेस में नहीं भी बढ़ती है। ठीक है, तो दोनों केसेस हमें पढ़ने हैं या ध्यान रखने हैं। चलो तो एक्टिविटी कर लेते हैं इससे एक रिलेटेड। चलो, अबाउट 50 ml ऑफ वाटर in a glass beaker and measure its temperature using a laboratory thermometer say 20 डिग्री सेल्सियस। तो हमने वाटर लिया एक ग्लास बीकर में, फिर इसका टेम्परेचर जो है लेबोरेटरी थर्मोमीटर बच्चों यूज होता है, किसमें, थर्मोमीटर यूज किया जाता है टेम्परेचर मेजर करने के लिए। ठीक है, यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर। जब कभी आप बीमार होते हैं, आपको फीवर आता है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर के पास से लंबी से रॉड टाइप की रहती है ना, छोटी सी ट्रांसपेरेंट सी वाइट वाइट कलर की, है ना, तो आपके वो जुबान के नीचे रखते हैं या आपके जुबान के नीचे रखते हैं। ठीक है, जिससे क्या करते हैं, आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेजर किया जाता है, फिर आपको बताते हैं ना डॉक्टर कि आपको इतने डिग्री बुखार है। ठीक है, इतने यानी कि इतना टेम्परेचर आपके बॉडी का बढ़ा हुआ है। तो वो जो यूज करते हैं वहां पर, वो क्या यूज करते हैं, वो यूज करते हैं थर्मोमीटर को। ठीक है, अब यहाँ पर हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर की बात करते हैं, जिससे हम जो लेबोरेटरी में जो भी चीजें हैं उनका टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो यहाँ पर हमने देखा कि थर्मोमीटर ने बताया कि टेम्परेचर कितना है इसका, 20 डिग्री सेल्सियस है। एड अ स्पूनफुल ऑफ बेकिंग सोडा टू द वाटर एंड स्टिर अंटिल इट्स डिसॉल्व। अब हमें क्या करना है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लेना है, जिसको हम बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। ठीक है, NaHCO3 बेकिंग सोडा का फॉर्मूला। ठीक है, अब आपको बेकिंग सोडा का फॉर्मूला ध्यान रखना है और इसका कॉमन नेम याद रखना है, जो कि क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaCO3। ठीक है, चलो, टू द वाटर एंड स्टिर अंटिल इट डिसॉल्व। तो आपको ये बेकिंग सोडा डालना है 1 चम्मच इस पानी में, 50 ml वाटर में 1 चम्मच आपको बेकिंग सोडा डालना है, इसको घुमाते रहना है, हिलाते रहना है, डिसॉल्व करना है। कंटिन्यू एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा व्हाइल स्टिरिंग टिल सम सॉलिड बेकिंग सोडा इज लेफ्ट अनडिसॉल्व्ड एट द बॉटम ऑफ द बीकर। तो आपको क्या करना है, ऐड करते रहना है बेकिंग सोडा को वाटर में थोड़ी थोड़ी अमाउंट में, तब तक आपको वाटर में बेकिंग सोडा डिसॉल्व करते रहना है, जब तक वो इस कंडीशन में ना आ जाए, यानी कि जब तक थोड़ा बहुत जो बेकिंग सोडा है वो जो है बॉटम में इकट्ठा होना शुरू ना हो जाए, तब तक आपको क्या करना है, उसमें बेकिंग सोडा डालते रहना है। पहली चीज ये हो गई, तो इतना पार्ट पहले आपको करना है, और आपको केयरफुल रहना है जब आप कोई हीटिंग डिवाइस यूज कर रहे हैं, ठीक है, आपकी सेफ्टी के लिए। चलिए, नाउ हीट द कंटेंट टू 50 डिग्री सेल्सियस व्हाइल स्टिरिंग। अब आपको क्या करना है, जब आप उसको स्टिर कर रहे हो,
है ना। अब थोड़ा बहुत सॉल्यूट जो है, सॉल्यूट यानी कि बेकिंग सोडा, अब थोड़ा बहुत बेकिंग सोडा जो है वो बॉटम में क्या होने लग गया, इकट्ठा होने लग गया, ठीक है, जमा होने लग गया। तो अब आपको क्या करना है, हीट द कंटेंट टू 50 डिग्री सेल्सियस व्हाइल स्टिरिंग। तो स्टिर करते करते आपको क्या कर लेना है, इस तरीके से बर्नर ले लेना है, उसके ऊपर रख करके बीकर को फिर हीट कर लेना है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, उसको हीट करना है, कहाँ तक हीट करना है, 50 डिग्री सेल्सियस। अब देखो इस तरीके से आपके पास लेबोरेटरी में इक्विपमेंट होते हैं जिससे आप ऐसे हीट करना या कोई भी एक्सपेरिमेंट कर पाते हैं। तो देखो ये यहाँ पर क्या है, एक स्पिरिट लैंप है जो जलेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे ट्राइपॉड स्टैंड है जिसके ऊपर हम क्या रखेंगे, अपना बीकर रखेंगे। तो बीकर को डायरेक्टली नहीं रखेंगे, उसके ऊपर क्या रखेंगे, पहले वायर गॉज रखेंगे, फिर बीकर रखेंगे। फिर यहाँ पर हमारे पास बीकर में क्या है, वाटर है जिसमें क्या डाल रहे हैं, बेकिंग सोडा। साथ में हमने लिए ग्लास रॉड, ग्लास रॉड किसके काम आएगी, स्टिर करने के, हिलाने के लिए। जैसे हम घरों में जब हम नमक और पानी का मिक्सचर बनाएंगे तो घर में तो हम चम्मच यूज कर लेंगे, घर में तो ग्लास रॉड नहीं होगी, घर में हम चम्मच यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पर चम्मच नहीं है तो यहाँ पर हम ग्लास रॉड यूज करते हैं, ठीक है, स्टिर करने के लिए। बाकी ये क्या हमारा लेबोरेटरी थर्मोमीटर, ये क्यों लगाया गया है यहाँ पर, क्योंकि ये 50 डिग्री तक हमें क्या करना है, इसको हीट करना है, इसलिए ये टेम्परेचर बताता रहेगा। बाकी ये लेबोरेटरी स्टैंड है जिसमें ये पूरा प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। चलो, व्हाट हैपेंस टू द अनडिजॉल्व्ड बेकिंग सोडा। जब आप इसको हीट करते हो तो जो अनडिजॉल्व्ड बेकिंग सोडा है उसको क्या होता है, यानी कि उस पर क्या होता है, क्या इफेक्ट पड़ता है। यू विल ऑब्जर्व दैट इट हैज डिजॉल्व। आप ये ऑब्जर्व करते हैं कि ये डिजॉल्व हो चुका है, ठीक है। कंटिन्यू एडिंग मोर बेकिंग सोडा व्हाइल स्टिरिंग एट दिस टेम्परेचर अंटिल सम सॉलिड बेकिंग सोडा रिमेन अनडिजॉल्व। अब यहाँ पर भी 50 डिग्री सेल्सियस तक हीट करना है, यहाँ पर भी हमें कंटिन्यूसली बेकिंग सोडा ऐड करते रहना है, ऐड करते रहना है, स्टिर करते रहना है। तब तक ऐड करते रहना है जब तक वही वाली कंडीशन नहीं आ जाती। कौन सी वाली कंडीशन, जिसमें थोड़ा बहुत जो बेकिंग सोडा है वो बॉटम में जब इकट्ठा ना होने लगे, बहुत सारा नहीं, थोड़ा सा, ठीक है। अगेन हीट द कंटेंट फर्दर टू 70 डिग्री सेल्सियस। अब आपको अगेन इसको 70 डिग्री सेल्सियस तक हीट करना है, फिर कंटिन्यू स्टिर करते रहना है। अब आप क्या देखोगे, अब आप देखोगे जो थोड़ा बहुत बेकिंग सोडा अब डिजोल्व नहीं हो रहा था उस टाइम 50 डिग्री सेल्सियस पर, वो अब 70 डिग्री सेल्सियस पर क्या होने लगेगा, डिजोल्व होने लगे। यहाँ तक कि आप और भी इसमें सॉल्यूट डाल सकते हो जो डिजोल्व होगा। चलो, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट। तो चलिए आपने क्या समझा, क्या सीखा, क्या ऑब्जर्व किया, क्या इन्फर किया, इसके बारे में बात करते हैं। आपको एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया, एक्सपेरिमेंट में हमने किया क्या, यानी कि हमने इसे 2 बार हीट किया है और 3 अलग अलग टेम्परेचर पर। यानी कि पहले तो 20 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर था वो था ही, फिर हमने इसको 50 डिग्री तक हीट किया, ठीक है। फिर अगेन हमने इसको क्या किया, 70 डिग्री तक हीट किया। तीनों कंडीशंस में एक चीज कॉमन थी कि हम क्या कर रहे थे, थोड़ी थोड़ी मात्रा में बेकिंग सोडा बार बार ऐड करते जा रहे थे उसको डिसॉल्व करने के लिए, और इस ग्लास रॉड से उसको डिसॉल्व कर रहे थे। चलिए, तो आपने क्या देखा, वाटर एट 70 डिग्री डिसॉल्व मोर बेकिंग सोडा। तो आपने देखा कि वो 50 ml वाटर, वाटर तो कितना है, 50 ml, ये तो इतना ही है, वाटर थोड़ी ना हमने डाला, वाटर तो 50 ml ही है। तो 50 ml वाटर 70 डिग्री सेल्सियस पर ज्यादा सॉल्यूट को डिसॉल्व कर रहा था 50 डिग्री सेल्सियस से, और 50 डिग्री सेल्सियस में ज्यादा डिसॉल्व कर रहा था 20 डिग्री सेल्सियस से। समझ में आया, यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा वैसे वैसे इस सॉल्वेंट की सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती गई। क्या होता गया, सॉल्युबिलिटी यानी कि घुलनशीलता भी बढ़ती गई। 20 डिग्री पर कम ही ये क्या कर पा रहा था, डिसॉल्व कर पा रहा था, फिर 50 डिग्री पर थोड़ा और डिसॉल्व किया, 70 डिग्री पर और ज्यादा इसने डिसॉल्व किया सॉल्यूट को। क्लियर है। चलिए, तो इतना आप देख लीजिए, ये पॉइंट आपको नोट कर लेने हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए, तो यहाँ पर इतना तो समझ में आ गया है कि एक्सपेरिमेंट हमने किया, क्या समझा हमने यहाँ पर कि टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी भी बढ़ रही है। इसको थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं थोड़ा सा। तो ये हमने लिया एक बीकर, अब इस बीकर में सिंपल हमने क्या किया, 50 ml लिया वाटर, और हम क्या कर रहे हैं, इसमें बेकिंग सोडा डाल रहे हैं, बेकिंग सोडा डाल रहे हैं। तो यहाँ पर बेकिंग सोडा क्या कर रहे हैं, हमने बेकिंग सोडा इसमें डाला, यहाँ पर टेम्परेचर था 20 डिग्री सेल्सियस। अब हमने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर को बढ़ा करके कर दिया 50 डिग्री सेल्सियस।
50 डिग्री सेल्सियस पर इसकी जो सॉल्युबिलिटी है, यानी ये घुलनशीलता वो बढ़ी, ठीक है, इसने और सॉल्यूट को डिसॉल्व किया, ठीक है। फिर हम ले गए इसको 70 डिग्री सेल्सियस पर, इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो और ज्यादा बढ़ गई, ठीक है, और ज्यादा सॉल्यूट पार्टिकल्स इसमें डिसॉल्व हुए। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि विद टेम्परेचर, या सिंपल सा हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज, बढ़ेगा, ये इंक्रीज का साइन होता है बच्चों, ठीक है, इंक्रीजेस, टेम्परेचर इंक्रीजेस तो सॉल्युबिलिटी ऑल्सो इंक्रीजेस। टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी, यानी कि टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, सॉल्युबिलिटी के। लेकिन अब बहुत सारे केसेस में नहीं भी है, खैर ये हम शायद हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, यहाँ पर भी हम कुछ केसेस देख लेंगे, ठीक है, ठीक, चलो। टेम्परेचर बढ़ने पर सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी, इतना समझ लीजिए आप, इतना आप समझ ही गए हैं। चलिए आगे इसको हम देखते हैं। इट हैज बीन फाउंड दैट for most of the substances the solubility increase with an increase in temperature। तो ज्यादातर substances में solubility बढ़ेगी अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, solubility increases with increasing in temperature, ठीक है, with increase in temperature। We can also say that a saturated solution at a particular temperature behave as an unsaturated solution if the temperature is increased। तो यहाँ पर एक बहुत अलग सी बात तो नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत अच्छी सी बात यहाँ पर है कि कोई सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर बिहेव एज एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज। तो जैसे हमने यहाँ पर बात की, ठीक है, कि अब ये सॉल्यूशन कैसे बना दिया था, पहले हमने इसको सैचुरेटेड बना दिया था, जब हमने इसको सैचुरेटेड बनाया फिर टेम्परेचर बढ़ाया, फिर सॉल्युबिलिटी बढ़ी, है ना। तो यानी कि इस टेम्परेचर के लिए अगर हम बात करते हैं इस टेम्परेचर की, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर की, तो इस टेम्परेचर के लिए अभी ये कैसा है, अनसैचुरेटेड है। देखो सिंपल सी बात है, जब हमने सबसे पहले 20 डिग्री सेल्सियस पर क्या किया, 50 ml वाटर में बेकिंग सोडा डालना शुरू किया, फिर हम बेकिंग सोडा तब तक डालते गए जब तक ये कैसा नहीं हो गया, जब तक ये सैचुरेटेड नहीं हो गया। यानी कि इसमें जो है सॉल्ट के पार्टिकल, सॉरी जो बेकिंग सोडा है उसके पार्टिकल जब तक नीचे में इकट्ठे ना हो गए तब तक हमने क्या किया, इसमें सॉल्ट जो सॉरी बेकिंग सोडा जो है वो ऐड करते गए हम कंटिन्यूअसली। पहली चीज हमने ये करी, है ना, 20 डिग्री सेल्सियस जब तक ये सैचुरेटेड नहीं हो गया, यानी कि जब आप इसमें और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो सकता तब हमने इसमें सॉल्यूट डालना बंद किया, है ना। तो अभी क्या है, इस टेम्परेचर पर तो ये इस टेम्परेचर पर तो ये सैचुरेटेड है, लेकिन जैसे ही हमने इसका टेम्परेचर बढ़ाया 20 डिग्री से 50 डिग्री, जैसे हमने टेम्परेचर किया तो क्या हुआ, जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो अभी तक तो ये सैचुरेटेड था, लेकिन टेम्परेचर बढ़ने पर इसकी जो घुलनशीलता है वो भी बढ़ गई, इसमें और ज्यादा सॉल्यूट अब हम ऐड कर सकते हैं, यानी कि टेम्परेचर बढ़ने पर अब ये कैसा हो गया, अनसैचुरेटेड। फिर यहाँ पर हमने इस पे सॉल्यूट और हम डालते गए बेकिंग सोडा को, फिर से हमने इसको कैसा बना दिया, सैचुरेटेड बना दिया यहाँ पर, है ना, कि थोड़ा बहुत जो बेकिंग सोडा है वो नीचे पे क्या होने लग गया, इकट्ठा होने लग गया इसके बॉटम में, ठीक है, यानी कि अब ये कैसा बन गया, सैचुरेटेड। फिर हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया 70 डिग्री सेल्सियस पर, तो 70 डिग्री सेल्सियस पर जैसे हमने इंक्रीज किया वैसे ही सारा जो बेकिंग सोडा था वो पूरा क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया, और यहाँ तक कि हमने इसमें और बेकिंग सोडा डाला, ठीक है, और बेकिंग सोडा हमने इसमें डाला, ठीक है। तो 70 डिग्री सेल्सियस के लिए जो 50 डिग्री सेल्सियस पर जो सैचुरेटेड था वो कैसा है, अनसैचुरेटेड, ठीक है, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज होने पर किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो सॉल्यूशन कैसा है, सैचुरेटेड है, वो कैसा बन जाता है, अनसैचुरेटेड हो जाता है। क्लियर है, तो बहुत सिंपल सा ये पॉइंट था जिसको आप समझ गए होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, साइंटिफिक हेरिटेज के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। वाटर हैज प्राइमरीली बीन यूज एज अ सॉल्वेंट। तो वाटर जो है प्राइमरीली यूज किया जाता है सॉल्वेंट के लिए, प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिनल फॉर्मुलेशंस इन आयुर्वेदा,
सिद्धा एंड अदर ट्रेडिशनल सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन इन इंडिया। तो सिंपल है, वाटर एज अ सॉल्वेंट ही यूज हम करते हैं, ठीक है, इन सिस्टम्स में भी। एडिशनली ड्रग फॉर्मुलेशंस हैव बीन प्रिपेयर्ड यूजिंग हाइड्रो एल्कोहलिक एक्सट्रैक्शन ऑफ द हर्ब। तो कैसे यूज किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, हाइड्रो एल्कोहलिक एक्सट्रैक्शन से। कैसे बनाए जाते हैं, हाइड्रो एल्कोहलिक एक्सट्रैक्शन से, इंपॉर्टेंट है ये। द इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन हैव आल्सो रेफर टू द यूज ऑफ, यहाँ पर जो है कुछ रेफरेंसेस क्या भी थे, ऑयल के, घी के, मिल्क के और अदर सब्सटेंसेस के एज सॉल्वेंट। तो वाटर की जगह पर सिर्फ वाटर नहीं, ऑयल, घी, मिल्क और अदर सब्सटेंसेस एज सॉल्वेंट फॉर ड्रग फॉर्मुलेशंस टू हेल्प अचीव द थेरेप्यूटिक बेनिफिट ऑफ द ड्रग। ठीक है, तो ड्रग्स के बेनिफिट को अचीव करने के लिए केवल वाटर एज अ सॉल्वेंट नहीं, यहाँ पर ऑयल जो है, घी जो है, मिल्क जो है और अदर सब्सटेंस भी एज अ सॉल्वेंट यूज किए गए। ठीक है, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि वाटर ही हमेशा सॉल्वेंट होगा, जरूरी नहीं है। ठीक है, अलग अलग तरह के सॉल्वेंट होंगे। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप अलग अलग तरह के आप देखेंगे, पोलर सॉल्वेंट भी है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट है, अलग अलग तरह के सॉल्वेंट आप हायर क्लासेस में देखेंगे। ठीक है, चलिए, तो फिलहाल के लिए इतना ही था, आगे बढ़ते। बी अ साइंटिस्ट, इसको आप पढ़ लीजिएगा, आसिमा चटर्जी का वर्क ऑन मेडिसिनल प्लांट्स। चलो, अब एक अगला यहाँ पर एक क्वेश्चन आया है ना, आपके क्लासमेट के दिमाग में कि डू गैसेस आल्सो डिसॉल्व इन वाटर। क्या गैसेस भी वाटर में डिसॉल्व होती हैं? ये तो काफी डिफिकल्ट लग रहा है कि अभी तक हमने ये बात की कि सॉल्यूट तो वाटर में डिसॉल्व होता है ना। सॉल्यूट जैसे कि हमने कहा सॉल्ट, सॉल्यूट यानी कि सॉल्ट, ठीक है, सॉल्ट यानी कि सॉलिड की बात की हमने। तो सॉल्ट क्या है, एक सॉलिड है, ये डिसॉल्व हो जाता है किसमें, वाटर में। फिर हमने बात की कि अल्कोहल एक लिक्विड है, ये भी डिसॉल्व हो जाता है वाटर में। अब हम कह रहे हैं कि कोई गैस, क्या ये डिसॉल्व होती है वाटर में, क्या ये डिसॉल्व होगी वाटर में? सॉल्ट और वाटर तो हमने देख लिया, यानी कि सॉलिड तो लिक्विड में डिसॉल्व हो जाता है, अल्कोहल भी वाटर में डिसॉल्व हो जाती है, लेकिन क्या कोई गैस भी वाटर में डिसॉल्व होगी? क्या आपने पानी में कभी कोई गैस देखी है? सोचिए इस बारे में, सोचिए। चलिए, तो ये नहीं सोचते तो आप इस बारे में सोचिए कि जो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स हैं, एक्वेटिक प्लांट्स हैं, तो उनको जो है जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, कौन सी गैस की आवश्यकता होती है? मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, जैसे हम हैं तो हमें जीवित रहने के लिए कौन सी गैस की आवश्यकता है? ऑफ कोर्स ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता है ना। हम ऑक्सीजन गैस क्या करते हैं, इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक्सहेल करते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम एक्सहेल करते हैं उनको प्लांट्स क्या करते हैं, अपने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए और अपने लिए यूज करते हैं, अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, सिंपल सी प्रोसेस है। यानी कि हमारे बीच में अगर हम अपनी बात करें तो ये मान लीजिए हम हैं और ये है प्लांट्स। तो हमारे बीच में और प्लांट्स के बीच में क्या है, एक रिलेशनशिप है। क्या रिलेशनशिप है? एक गिव एंड टेक रिलेशनशिप है ना। कि हम क्या करते हैं, प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं और प्लांट्स हमें क्या देते हैं, प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, जिससे हमारा जो एटमॉस्फेयर है, हमारा जो इन्वायरमेंट है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों गैसेस का बैलेंस बना हुआ है। ठीक है, लेकिन हाँ, कभी कभी ये बैलेंस जो है थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है कुछ इन्वायरमेंट फैक्टर की वजह से या हमारी वजह से कैसे, जैसे हम कुछ फ्यूल्स यूज करते हैं, जैसे पेट्रोल है, डीजल, इनका ज्यादातर उपयोग करते हैं, तो ये जो है बहुत सारी हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस करते हैं। फ्यूल्स हम जलाते हैं जिनसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होने के बहुत ज्यादा अलग अलग सोर्सेज हैं। लेकिन ऑक्सीजन जो है बहुत कम जगहों से प्रोड्यूस हो रही है और हम क्या करते हैं, डिफॉरेस्टेशन की प्रोसेस भी करते हैं, यानी कि पेड़ों को भी काटते हैं, जिससे ऑक्सीजन का लेवल और कम हो जाएगा। अब ऑक्सीजन का लेवल कम होने से क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ जाएगी, जो कि क्या है, एक ग्रीन हाउस गैस भी है कार्बन डाइऑक्साइड, जो क्या करती है, सन से जो हीट आ रही है उसको एब्जॉर्ब कर तो लेती है अर्थ,
लेकिन वापस नहीं जाने देती, ये जो गैसेस है इनकी वजह से। अब पहले ये जो है यूजफुल भी थी क्योंकि इससे अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, जब जो है जब सन नहीं होता है जिस टाइम पर, तो अर्थ का टेम्परेचर इन गैसेस की वजह से मेंटेन रहता है। लेकिन अब जो है ये गैसेस बहुत ज्यादा हो गई हैं, जिससे बहुत ज्यादा हीट यहाँ पर ट्रैप हो जाती है, जिससे क्या हो रहा है, टेम्परेचर अर्थ का बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, जिससे क्या हो सकता है, ग्लेशियर्स पिघल सकते हैं, जो प्लेन्स एरिया है वहां पर बाढ़ आ सकती है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। ठीक है, तो बात थी ऑक्सीजन की। तो क्या ये जो फिशेज हैं, ये जो फिशेज हैं, क्या ये ऑक्सीजन इनहेल करती हैं? हाँ, करती तो है इनहेल, लेकिन ऑक्सीजन लेती कहाँ से है? क्या ये जंप करके बाहर ओशियन के बाहर या पानी के बाहर आकर के जंप करके फिर सांस लेकर के फिर पानी के अंदर जाती हैं क्या? ऐसा करती है क्या? ऐसा तो नहीं करती, आपने देखा तो नहीं है ना कि एक्वेरियम के अंदर तो जंप करने के लिए नहीं होता, एक्वेरियम तो आपने देखा है, एक्वेरियम के अंदर तो कुछ जंप करने का नहीं होता, तो वो सांस कैसे लेती है? वो सांस लेती हैं क्योंकि वाटर में भी क्या होती है, गैसेस डिजोल्व होती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन वाटर में डिजोल्व होती है। ठीक है, चलिए इतना समझ में आया। तो चलिए बच्चों, ये गैसेस वाटर में डिसॉल्व होती कैसे हैं, ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।